जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास में हम 2020-21 का मतलब वो टेस्ट आपका यूथ कंपटीशन का है, ठीक है, टेट और सीटेट के लिए जूनियर लेवल का। तो आइए हम इसमें आज साइंस कवर करते हैं 2029 का, ठीक है, 2019 का है, 2019 का है। ये किस वो भी आपको बता देते हैं। ये है आपका यूपी टेट 2019 मैथ एंड साइंस, ठीक है। इसी तरीके से सीटेट में भी आते हैं, ठीक, लेवल वही रहता है। चलिए क्वेश्चन आज हम साइंस के करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन पहचानिए। फ्रैक्शंस बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्स्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर संपर्क में रखे गए पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। लोटनिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। द फ्रैक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करती है। और क्या कह रहे हैं, Ball bearings are used to increase friction between parts of a machine. बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है, ठीक। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 32। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। आयरन जिंक सल्फेट विलयन के जिंक को विस्थापित कर सकता है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। सी है, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। राइट हमारा आंसर कौन सा होगा, ओनली बी एंड बी, ओनली बी, ठीक है। कैसे होगा, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से क्या बनाता है, कॉपर को विस्थापित कर सकता है। बाकी के सारे टर्म्स फॉलो नहीं करते हैं। जिंक को क्या बोलते हैं, जेडीएन से प्रदर्शित करते हैं, कॉपर को सीयू और आयरन को एफई से। अधिक अपक्रियाशील, जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अपक्रियाशील है। एक अधिक अपक्रियाशील धातु कम अपक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, ठीक है, ठीक। जैसे आप ऐसे समझिए, एक बड़ी मछली छोटी मछली को क्या करती है, खा जाती है ना। अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। रूम थर्मामीटर्स हैव ए रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, नहीं। कितना होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, गलत है। और क्या कह रहे हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्यों, अब देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों के ताप को मापने के लिए किया जाता है, नहीं, हमारे शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, ठीक है, ठीक। अब आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन पहचानिए। क्या कह रहे हैं हम,
द द calorific the calorific value of coal is more than that of wood. कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है? नहीं, कम होता है। ठीक है, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। The calorific value of बायोगैस is more than that of LPG. बायोगैस का कैलोरी मान ऊष्मीय मान LPG के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। सी वाला ऑप्शन क्या कह रहे हैं हम? ऊष्मीय द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज मोर देन दैट ऑफ डीजल। CNG का कैलोरी मान ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? बी है। क्यों? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, गोबर के उपले में कितनी होती है? 6000 से 8000। लकड़ी में कितनी होती है? 17000 से 22000। कोयला में कितने होते हैं? 25000 से 33000। पेट्रोल में कितना? 45000। केरोसिन मिट्टी का तेल में कितना? 45000। डीजल में कितना? 45000। मीथेन में कितना? 50000। CNG गैस में कितना? 50000। LPG में 55000। बायोगैस में 35000 से 40000 तक। हाइड्रोजन में 1.5 लाख तक। हाइड्रोजन में 1.5 लाख तक। ठीक है, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी? जैसे सबसे पहले उसने कितना तय किया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यात्रा में पहले तय की गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, तो 50 गुणे 12/60 बराबर कितने? 0 से 0 कट गया, 12 पंचे 60। यहाँ कितना आया? 10 किलोमीटर। यात्रा में अगले तय की गई दूरी बराबर कितना? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, अब कितनी दूरी करी उन्होंने? 40 गुणे 18 बटे में कितना? 60। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 12 किलोमीटर यहाँ आंसर आएगा। तो कुल दूरी कितनी हुई? 10 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर को मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 22 किलोमीटर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ ए सितार इज ओसिलेटरी मोशन। सितार के कर्षित तार की गति दोलन होती है। कैसी होती है? कैसी? सितार के कर्षित तार की गति दोलन होती है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। सभी आवर्ती गतियां वर्तुलाकार गति होती हैं। हाँ, सही। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है? नहीं। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो सभी आवर्ती गतियां क्या करती हैं? वर्तुलाकार होती हैं। वर्तुलाकार सर्कुलर मोशन में क्या करती हैं? गति करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, या प्रतिबिंब का साइज बिंब की साइज के बराबर होता है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा बनता है और सीधा होता है। और क्या? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब आर पार दिखाई देता है। और क्या? प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब का साइज किसके बराबर होता है? बिंब के आकार के बराबर होता है। सॉरी, ओके बेटा, एक बार फिर से क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन संबंध है? किसके बारे में बात कर रहा है? समतल दर्पण। समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में इन्होंने क्या किया? बात किया आपसे कि कौन सा राइट आंसर होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। समतल दर्पण में क्या
प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म के रूप में होता है। और क्या था, डी बोल रहे हैं, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये समतल दर्पण की पहचान होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू राइट द नेचर ऑफ साइंस, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, क्या विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। चलिए देखते हैं। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, नहीं। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, नहीं। विज्ञान तथ्यों का समुच्चय का समतुल्य है, बिल्कुल। विज्ञान सीखने के लिए अंतःविषयक क्षेत्र है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो साइंस होता है वो प्रूफ मांगता है। साइंस को क्या, एक साइंटिफिक रीजन के थ्रू उसको क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। तो विज्ञान हमेशा प्रकृति से जूझने के लिए नए नए औजारों का निर्माण करता है और इसे समझने के लिए क्या करना पड़ता है, और इसे समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचे को विकसित करने की ओर अग्रसर होता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है, जो प्रेरणा और प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या होती हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होती है, अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या होती है, ठीक है। तो एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, कैसे, ट्रू ट्रू टू द चाइल्ड, बच्चे के प्रति प्रतिनिष्ठ, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, और ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, ट्रू टू साइंस टीचर, विज्ञान शिक्षक के प्रति विज्ञान प्रतिनिष्ठ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू टू द चाइल्ड, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, ठीक है। What of the following validities of a good science education curriculum is satisfy activity and experiment? एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलापों के द्वारा की जाती है, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, या प्रक्रियात्मक, या संज्ञानात्मक। तो हमें किसके अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या प्रक्रियात्मक वैधता को संतुष्ट करती है, ठीक है। किसको संतुष्ट करती है, प्रक्रियात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, अनु टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग could be the most appropriate objects for this activity? अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है, ठीक है। यह इट इनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रेन, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशल पर बढ़ावा देता है। और हमारा राइट आंसर कौन सा है, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक। क्या किया जाता है, देखते हैं हम। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है। कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए प्रेरित करता है। स्थानीय रुचि को भी क्या करता है, विकसित करता है। Which of the following should not be an objective of science education at the upper primary level? निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, किस रूप में, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करने के लिए, नहीं। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने के लिए, नहीं।
सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय भाषाओं पर बल देना। ये हमारा किसका उदाहरण नहीं है? शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? देखो, जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ईमानदारी सत्यवादी सत्यवादी एवं सहयोग के मूल्यों पर आत्मसात करना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का क्या करना? अर्जन करना, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारों के लिए प्रदर्शन, ठीक है, नाटकों का प्रयोजन करना, प्रदर्शन भागीदारी के लिए पार्टिसिपेट कोई इसलिए कार्य के लिए करना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? कौन सा? पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना नहीं। ये चलिए आगे देखते हैं क्या है। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करके उनके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। और क्या? शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन नहीं। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना नहीं। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें मतलब पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा है, वो कौन सा? बी ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि जब बच्चे आप समूह में साझा करेंगे तो वो क्या, उनके अंदर खुद से करने की रुचि आएगी और उसके प्रति वो क्या होंगे? जागरूक होंगे, उनको बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। इससे सामाजिकता मतलब सामाजिकता का भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और समालोचनात्मक चिंतन बढ़ेगी, ठीक है। एक शिक्षक कक्षा के आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड की रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन के रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन सी होगी? ये हमारी प्रक्रिया क्या होगी? अनुप्रयोग करना। क्या होगा? अनुप्रयोग करना। कैसे? यदि कोई शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने मंड स्तर की रासायनिक परीक्षण करके करता है, तो इसका तात्पर्य है कि वह बच्चों की संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अनुप्रयोग स्तर के उद्देश्य का शिक्षण कर रहा है, ठीक है। अनुप्रयोग स्तर के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों के कार्यों पर शिक्षण प्रयोगात्मक स्तर पर किया जाता है। कैसे स्तर पर किया जाता है? प्रयोग करके किया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। कौन सा है? क्षेत्र भ्रमण की अवधारणा, ये तो करेगी। विज्ञान का कोना बनाना, ये भी करेगी। और विज्ञान क्लब की स्थापना करना, ये भी करेगा। तो इसमें से क्या राइट आंसर नहीं रहेगा? कक्षा में व्याख्यान करना, कक्षा में व्याख्या सुनाना यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी चीज़ को व्याख्या सुनाना मतलब बच्चे कुछ समय बाद आप क्या करते हैं? बोरिंग फील करने लगते हैं। जब बच्चे पैसिव होते हैं और आप एक्टिव हों तो क्या होता है, मतलब बच्चे की जहाँ भागिता निष्क्रिय के रूप में होती है, तो वहाँ बच्चों का क्या, उत्साह कम होने लगता है और मन भी नहीं लगता, मतलब उनको बोरिंग फील होने लगती है, ठीक है। तो बच्चे को सिर्फ व्याख्या ही ना कराया जाए, बल्कि उन्हें क्या करना जाए, उनके लिए विज्ञान का कोना बनाया जाए, भ्रमण का आयोजन करा जाए, विज्ञान क्लब की स्थापना किया जाए ना। तो ऐसे ही होता है। तो बुक हमारी जो होती है वो 2D होती है, जबकि हमारे जो फिगर होती हैं वो 3D होते हैं। जब तक हमारी साइंस की प्रणाली में या मैथ मतलब बुक में 3D का यूज़ नहीं किया जाएगा, तब तक बच्चों को समझ में उतने अच्छे से नहीं आता है। तो उनको किस पे जोर देना पड़ता है? रोट लर्निंग पर जोर देना पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? Which of the following is used for finding the learning gaps of learner in science? ठीक है। किसी कॉन्सेप्ट मैप का कि एनिकोडिटल रिकॉर्ड का कि पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, बी एंड सी होगा। क्यों होगा? अवधारणा मानचित्र होगा, दूसरा होगा हमारा वर्णन अभिलेख होगा, तीसरा हमारा होगा
क्या, पोर्टफोलियो। तीसरा हमारा क्या होगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अवलोकन आधारित है। पहला राइटिंग, पहला कौन सा, फर्स्ट है रिटन टेस्ट, सेकंड है पेपर पेंसिल टेस्ट, थर्ड है एनिकोडल रिकॉर्ड, फोर्थ है ओरल टेस्ट। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, वर्णन अभिलेख, मतलब एनिकोडल रिकॉर्ड। क्यों होगा, वर्णन अभिलेख मतलब एनिकोडल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, एनिकोडल रिकॉर्ड्स अवलोकन आधारित हैं। वर्णन अभिलेख या वृत्तांत अभिलेख से तात्पर्य बालक की प्रगति का लिखित विवरण है, जो कि शिक्षक प्रतिदिन रखता है या विद्यार्थी जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का लिखित प्रक्षेपित वर्णनात्मक अभिलेख उपलब्ध करता है। वर्णन के साथ अभिलेख उत्पन्न करता है इसमें। ठीक, नीचे दिए गए कथनों का सही कौन सा सही कथन है। देखिए, आपको कथन दिए गए हैं। पश्मीना शाल बकरी के बालों का बना होता है, सही बात है। ठीक है, जो पश्मीना हमारी शाल होती है वो बकरी के बालों की बनी होती है। और अंगोरा एक प्रकार का ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है। भाई, ये खरगोश से ऊन नहीं प्राप्त होता। ठीक, और कैमल वूल इज यूज्ड टू मेक कारपेट। ऊँट की जो ऊँट के ऊन होता है उसे कारपेट बनाने में उपयोग किया जाता है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है, नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन होगा, पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। और सी ऑप्शन होगा, ऊँट की ऊन कॉर्पेट बनाने में प्रयोग करती है। तो ए एंड सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 49, आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर लिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर लिस्टेड बिलो। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लॉन्ग बैक बोन, लंबा मेरुदंड, मेनी म्यूस्कल्स, बहुत सी मांसपेशियाँ। थर्ड है आपका क्या, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, स्नेक मतलब सर्प। सांप सरीसृप वर्ग का लंबी मेरुदंड वाला प्राणी है। यह जल तथा थल दोनों जगह पाया जाता है। इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होता है जो पूरा का पूरा स्केल्स से ढका रहता है। इसका शरीर आगे को ढकेलने के लिए अनेक वलयों से मुड़ा होता है। सांप के पैर नहीं होते। यह निचले भाग के उपस्थित में क्या होता है, इनमें धड़ारियों की सहायता से ये चलता फिरता है। ठीक है, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, नहीं। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, नहीं। धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं, नहीं। सभी धमनियों ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ले जाती हैं, ये हमारा सही नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। ठीक है, बट जो सही आंसर मतलब क्या होता है, धमनियों का कार्य क्या होता है, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से लेकर के भागों में ले जाती हैं, ये भी सही है। धमनियों की भित्तियाँ कैसी होती है, मोटी होती हैं। ठीक है, और धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त के शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती हैं। फुफ्फुसियाँ धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। कौन सी है वो, फुफ्फुसिया धमनी। ठीक है, पुलमोनरी आर्टरी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एसिटिक अम्ल किसके साथ होता है, एसिटिक अम्ल सिरका के साथ होता है। किसके साथ होता है, सिरका के साथ। तो हमारा फर्स्ट एक किसके साथ राइट आंसर होगा, सिरका। ठीक है, बी का लैक्टिक अम्ल किसके साथ सही होता है, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में, कॉर्ड में। ठीक है, और क्या, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक में।
एक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। इसका स्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है नींबू वंश फल में, नींबू वंश फल में। तो हमारा राइट आंसर इस तरीके से कौन सा बना? बी बना। ठीक है, ए के साथ फोर्थ, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ सेकेंड, डी के साथ थर्ड। ठीक है, चलिए एक बार एग्जांपल आंसर में भी देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल किसके साथ? सिरका के साथ। लैक्टिक अम्ल किसके साथ? दही के साथ। ऑक्जेलिक अम्ल किसके साथ? पालक के साथ। स्कॉर्बिक अम्ल किसके साथ? नींबू वंश के फल, नींबू संतरा, जितने भी खट्टे प्रकार के आपके फल होते हैं वो किसके? नींबू वंश के फल होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 52। ठीक है, यक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब यक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह उपाचन जैसे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है जो कि क्या है? यक्स और वाई। यक्स और वाई क्या है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यक्स है तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरियाज इज नॉट यूज? बैक्टीरिया का उपयोग कहाँ नहीं होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी पकने में, या फॉर्मेशन ऑफ शुगर कॉर्न जूस, गन्ने के रस के किण्वन बनाने में, या नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, या फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी पकने में, डबल रोटी के पकने में। ठीक है, तो 54 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? फर्स्ट है हमारा मरुस्थलीकरण, दूसरा है अपर्दन, तीसरा है संरक्षण, चौथा है वनोन्मूलन। तो हमारा राइट आंसर होगा कंजर्वेशन, मतलब संरक्षण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? क्रिस्टलीकरण इज अ केमिकल चेंज। और ये पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए आइए इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ बने तो हमारा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। भोजन का जैसे पाचन होना, फलों का पकना, दूध से दही बनना आदि ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इनके अलावा प्रकाश संश्लेषण अथवा श्वसन भी क्या है? प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण हमारा कैसा कैसा परिवर्तन है? क्रिस्टलीकरण एक हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 56। ठीक है, तो आप सेशन को देखिए, जितना देखेंगे उतना ही आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो भी आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक, प्राप्त हो जाएगी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स? कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम का निरूपण करता है? पहले क्या? मृतिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान, या गाद, मृतिका, रेत, बालू, बजरी, चट्टान, या चट्टान, बजरी, रेत, बालू, गाद, मृतिका, या चट्टान, मृतिका, रेत, बालू, बजरी, गाद। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मृतिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान। ठीक है, पहले सबसे पहले मृतिका, फिर गाद, फिर रेत, रेत मतलब बालू, फिर बजरी, फिर चट्टान। तो ये कणों के साइज के आकार का आरोही क्रम है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है। मछली द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। मछली मत्स्य के क्लोम गिल का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? जल में उपस्थित पोषकों को शोषित करना, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस प्रेजेंट्स इन वाटर। नहीं, क्या होता है? एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करता है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा।
जल में अपशिष्टों का उत्सर्जन करता है या वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करता है? तो राइट आंसर बी है। क्यों है बी? देखो, मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा के बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में क्या करती है? हमें सहायता करती है, गैस को विनिमय में सहायता करती है। यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? रबड़ की पट्टी का, लकड़ी की छड़ का या ब्लेड का या कागज की पट्टी का? तो ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 60। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों का सही उत्तर दीजिए। क्या इसका आवर्तकाल 1.1 सेकंड तथा तथा आवृत्ति कितनी 10 हर्ट्ज होगी? या इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति कितनी होगी? 0.3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड अथवा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड है तथा आवृत्ति कितनी है? 3 हर्ट्ज है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक, तो इस तरीके से आज की क्लास आपकी यहाँ बस यहीं तक। और हमने क्या कंप्लीट कर लिया? साइंस एंड मैथ 6 to 8 क्लास की। ठीक है, सॉरी, हमने आज की क्लास में कवर किया साइंस। ठीक है, 6 to 8th जूनियर लेवल का। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सीरीज़ था? 29, ठीक है, 2019 का। ठीक, तो थैंक यू, राधे राधे। ऐसे ही पढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।